नमस्कार। आप देख रहे हैं मनी नाइन और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, आठवें वेतन आयोग को लेकर या ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर क्या कुछ बातें सरकार की तरफ से आ रही है, इसी बात को जानने के लिए आज का हमारा ये जो लाइव है उसको मैंने स्टार्ट किया है। हर बार की तरह इस बार भी डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल साहब, नेशनल प्रेसिडेंट नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम और प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजीत बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी नाइन पर। सर थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल सर आपका। जी, सबसे पहले सर चर्चा की शुरुआत करेंगे कि आपकी जो मुलाकात हुई कार्मिक मंत्रालय से, भारत सरकार के आमंत्रण पर आप प्रतिनिधि मंडल के साथ किस मुद्दे पर बात करने गए, क्या बातें हुई आपके साथ? हम देख पा रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैं। तो चर्चा का विषय यही है कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर चर्चा हुई, आठवें वेतन आयोग की कुछ अगर सुगबुगाहट आप वहां से लेकर आ पाए हो, तो तमाम विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे विस्तार से, आसान भाषा में। तो शुरुआत जी करिए। सबसे पहले आप बताइए कि आपकी मीटिंग कैसी रही और क्या निकला उस मीटिंग का आउटकम। जी विशाल जी, एक तो बात यह है कि कल की जो मीटिंग थी हम्म। वो पूरी तरीके से पुरानी पेंशन बहाली के ऊपर फोकस थी। ओके। आपको याद होगा कि 1 फरवरी को जब बजट आया था हम्म। भारत का, उसके बाद चूंकि उससे ठीक मेरे ख्याल से उसके बाद 8वें पे कमीशन का गठन का ऐलान किया गया। जनवरी में ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट आया। जनवरी में ही 8वें पे कमीशन का गठन का ऐलान हुआ। और फिर 1 फरवरी को बजट आया, उसमें 12,75,000 तक की इनकम वाला मुद्दा आया, जिसमें उन्होंने इनकम टैक्स जीरो कर दिया अगर जी। आप 12,75,000 तक के दायरे में हैं। तो तो इसके बाद हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से टाइम लेकर के मिलने के लिए गए थे उस समय। तो जब हम मिले तो हमने बजट के लिए, पे कमीशन के गठन के लिए हमने उनको बधाई भी दी थी। और उस समय हमने दो सुझाव दिए थे कि एनपीएस से ओपीएस कैसे प्राप्त की जा सकती है, या एनपीएस को कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो भी बिना इकोनॉमिक बर्डन के, बिना एनपीएस को स्क्रैप किए। तो हमने उसमें दो पॉइंट लिखे थे। तो परसों जब मैं रास्ते में था, बल्कि मैं महाकुंभ गया था फैमिली हम्म। के साथ, तो हम्म। रास्ते में मेरे पास फोन आ गया जी। कि मतलब जो है, जो हमने दो सजेशन लिखे हैं उसमें, वो सजेशन उनको एक्सप्लेन करिए कि मतलब कैसे ऐसा पॉसिबल है। तो उसके अच्छा। एक्सप्लेनेशन के लिए बेसिकली मुझे फोन किया गया था, बुलाया गया था। हम्म। हम्म। उन्होंने कहा प्रतिनिधि मंडल के साथ आइए और यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करिए कि आप क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि कई बार राइटिंग में जो चीजें होती हैं, दूसरा उसको पढ़ता है तो वो चीजें उतनी क्लैरिफाई नहीं हो पाती है। तो हम उनको डिस्कस करने के लिए गए थे। और बड़ी शानदार मीटिंग रही, बहुत जबरदस्त रही, क्योंकि उसमें माननीय जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैं, जो कार्मिक मंत्री हैं, अगर देखा जाए कर्मचारियों के, तो मंत्री वही, असली मंत्री वही हैं। हम्म। और उनके साथ में पेंशन के सेक्रेटरी भी, सीनियर आईएएस जो श्रीनिवास जी, वो भी थे। और ध्रुव सेन, ज्योति ध्रुव सेन जी, वो भी उस मीटिंग में थे। पंकज दीक्षित जी, वो भी उनके पीएस हैं, पर्सनल सेक्रेटरी हैं, तो वो भी उस मीटिंग में थे। बहुत ठीक है। अच्छी मीटिंग थी विशाल जी। ठीक है। तो क्या हम आपसे समझना चाहेंगे, टीवी नाइन के जो व्यूअर्स हैं वो भी आपसे अगर समझना चाहें कि किस जी तरह से आपने उनको आसान भाषा में सरलीकरण तरीके से उसको बताया कि क्या मान लीजिए अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम को नहीं लाना चाह रहे हैं सरकार को, क्योंकि अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान पिछले साल कर दिया गया था। अब जी माननीय जो समय के जो मंत्री थे अश्विनी वैष्णव साहब, तो जी आपसे समझना चाहेंगे सर कि क्या कैसे आपने उनके वो गणित समझाया, वो कैलकुलेशन हम अगर आपसे समझना चाहें तो। जी 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 विशाल जी, मैंने पहले भी कहा है कि देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम हमारा लक्ष्य है। तो हम्म। ओल्ड पेंशन स्कीम में लक्ष्य का मतलब ये है कि पहले जीपीएफ की कटौती होती थी, वो 7% की कटौती होती थी। अभी एनपीएस की कटौती होती है। कटौती तो दोनों में ही होती थी, पहले वाली में भी और यहाँ भी। हम्म। तो पहले वाला जो 7% की कटौती थी, अब यहाँ पर 10% की कटौती है। तो ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जीपीएफ में ब्याज की गारंटी थी, यहाँ पे एनपीएस में ब्याज की गारंटी नहीं है। ये अंतर हो गया। ये मार्केट पे है तो फ्लैक्चुएटिंग है। ठीक है। तो हमने उनसे ये कहा
कि पिछले 21 साल का अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो एनपीएस का जो रिटर्न है वो जीपीएफ के ब्याज से कहीं ज्यादा है। और थोड़ा बहुत अंतर नहीं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो जी। अभी तिमाही अगर आप देखेंगे, कभी 2% का अंतर है, कभी 2.5% का, और कभी कभी तो वो बहुत ज्यादा अंतर है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10% तक अंतर है। तो हमने उनसे ये कहा कि देखिए, कर्मचारियों को क्या है कि अपने पैसे पर सिक्योरिटी चाहिए, गारंटी चाहिए। तो हमारे वाले हिस्से पर आप ब्याज की गारंटी कर दो, जैसे कि जीपीएफ में थी। तो जीपीएफ में 7.1% की ब्याज की गारंटी है। तो अगर हमें आप केवल 7.1% ब्याज दो हमारे वाले खाते में, मतलब हमारे वाले अंशदान पर, और जब भी मार्केट में रिटर्न ज्यादा आए तो ज्यादा वाला हिस्सा, मान लीजिए हमें चाहिए 7.1 और मार्केट से आया 10.1, तो जो 3% का जो गैप है वो आप अपने सरकारी वाले के अंशदान में डाल लीजिए, वो हमें नहीं चाहिए। हम्म। दूसरी बात, रिटायरमेंट पे क्या होता है, रिटायरमेंट में एनपीएस में जितना पैसा इकट्ठा हुआ, मतलब हमारा वाला हिस्सा मिला के प्लस सरकार वाला मिला के, और इन दोनों पे जितना ही ब्याज बना, इस सारे को मिला करके जितना पैसा बनता है एनपीएस में, 60% उसका पैसा हमें दे दिया जाता है। हम्म। अब अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो 10 रुपए हमने डाले, 14 रुपए सरकार ने डाले, तो हो गया 24। अगर बंदा रिटायर हुआ तो 24 का 60% उसे दिया जाएगा, यानी 14 रुपए 40 पैसे दिए जाएंगे, 14.40। हम्म। तो डाले हमने 10 रुपए थे, सरकार हमें दे रही है 14.4, यानी 40.40% ज्यादा दे रही है। हम्म। एक्चुअल में 40.40%, चाहे आप इसे ब्याज कह लो चाहे आप रिटर्न कह लो, दे रही है एक्स्ट्रा, लेकिन गारंटी नहीं है पूरी नौकरी। तो हमने उनसे ये कहा कि हमारा वाला हिस्सा हमको वापस कीजिए। आप 40, मतलब 14.40 मत वापस कीजिए। हम्म। हमारा 10 रुपए है और उस पर जितना फिक्स ब्याज है वो वाला वापस कीजिए हमको, हमको एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं। और जो आपने कंट्रीब्यूट किया, जितना भी इकट्ठा हो गया, मान लीजिए मैंने पे लेवल 7 से स्टार्ट किया, मैं अभी पे लेवल 8 पे नौकरी कर रहा हूँ, अभी मैं पे लेवल 11 तक नौकरी करूंगा, क्योंकि अभी कम से कम मुझे 2 एमएससीपी मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास एक हैंडसम अमाउंट होगा रिटायरमेंट पर। तो वहां पर हम सरकार से ये कह रहे हैं कि जिस दिन मैं रिटायर हो जाऊं या मेरा कोई साथी रिटायर हो जाए, तो जीपीएफ में जैसे आप पैसा उसका वापस कर देते थे उसका हिस्सा, यहाँ भी उसका हिस्सा वापस कर दो गारंटीड ब्याज के साथ में। हो गया वापस। अब जो पैसा बचा वो टोटल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन प्लस ब्याज या रिटर्न वो बचा। पहले जी एनपीएस के मुकाबले ये 45.83% ज्यादा हो गया अपने आप ही, क्योंकि पहले आप 24 में से 14 40 दे रहे थे, अब 24 में से आपको केवल 10 देना है। तो ऑटोमेटिकली ये लगभग लगभग 1.5 गुना फंड बच गया। जहां पहले 100 रुपए बचते थे वहां सीधे सीधे 145 रुपए बचने लगे। अब हमने सरकार से कहा यहां पर हमें विकल्प दे दीजिए। जो कर्मचारी चाहता है एनपीएस, जैसे मान लीजिए किसी का फंड ज्यादा है, वो बीमार है या उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, कुछ कुछ भी उसको लगता है कि वो इस पैसे को लेना चाहता है, तो आप उसको एनपीएस वाली पेंशन दे दो, वो इस पैसे से एन्युटी करा लेगा। किसी को लगता है कि ये पैसे की वैल्यू कम है, फंड कम है, तो ये पैसा सरकार खुद वापस ले ले और उसको ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार जितनी पेंशन बन रही वो दे दे। तो इससे क्या होगा कि सरकार ने पूरी नौकरी के दरमियान जितना कंट्रीब्यूशन दिया हम्म। वो इकट्ठा हो करके फिर से सरकार के पास ही पहुंच जाएगा, जो कि पहले एनपीएस में कभी जाता ही नहीं था। क्योंकि एनपीएस में सरकार ने के जेब से एक बार पैसा निकला तो वो हमेशा के लिए चला गया, चाहे वो कर्मचारी के पास जाए, चाहे कर्मचारी के परिवार के पास जाए, और चाहे फिर वो एन्युटी प्रोवाइडर जो सर्विसेज कंपनियां हैं जी। उनके पास चला जाए। लेकिन सरकार के पास वो पैसा कभी नहीं जाता था। हमने कहा इस पैसे से जब सरकार का पैसा सरकार के पास ही वापस पहुंचने लग जाएगा तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। 2033 में कम से कम 1 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायर होंगे। हम्म। अभी मैं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। हम्म। कम से कम 1 लाख लोग रिटायर होंगे। उस समय अगर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन टोटल मिला करके देखेंगे तो कम से कम भी होगा तो 3 4 लाख करोड़ रुपए होगा। हम्म। तो हमने सरकार से, मतलब कल बैठक में ये बात कही कि ये 3 4 लाख करोड़ आपको इकट्ठे मिल जाएगा।
अब उनको उनकी ओपीएस के हिसाब से पेंशन देना है। और ऐसा भी नहीं होगा कि सारे लोग ओपीएस सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जो लेवल 10 से ऊपर के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हम्म। उनको इतना बड़ा अमाउंट होगा। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में जिस तरह से मिनिमम पेंशन की गारंटी है, वैसे ही मैक्सिमम पेंशन की भी लिमिट होती है। वहां पर आप 1,25,000 रुपए से ज्यादा पेंशन नहीं ले सकते ओपीएस में, लिमिटेशन लगी हुई है। लेकिन एनपीएस का कॉर्पस अगर बहुत ज्यादा हो गया, तो वहां कोई लिमिटेशन नहीं है, वहां आपकी 1,25,000 की जगह 3,25,000 पेंशन हो सकती है। तो ओके। जितने बड़े ऑफिसर्स हैं, तो हम्म। वो भी ये नहीं चाहेंगे कि एनपीएस को स्क्रैप कर दिया जाए, क्योंकि स्क्रैप करने से उनका नुकसान है। हम्म। ओपीएस में तो रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन एनपीएस में उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, जो आईएएस आता है, आईपीएस आता है, आईआरएस आता है, वो 25-26 साल की उम्र में नौकरी में आ जाता है। हम्म। तो उनको कम से कम 34-35-36 साल नौकरी करने को मिलता है। हम्म। सैलरी उनका ऑलरेडी क्लास 1 की, मतलब जो है बढ़िया स्केल पे उनकी ज्वाइनिंग होती है, पे लेवल 11-12 से शुरू करते हैं वो। तो वो हाईएस्ट सैलरी के जोन में होते हैं। तो उनकी सैलरी से जो कटा हुआ पैसा, सरकार का अंशदान एक बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट करता है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी कोई अच्छी फैसिलिटी ये बंद हो जाए। तो अच्छा, हम ठीक है, आप नहीं चाहते तो हमें ऑप्शन दे दो, हम्म। हम भी खुश, आप भी खुश। जिस कर्मचारी को रिटायरमेंट पे जो अच्छा लगे वो वाली स्कीम ले ले। तो इस पर काफी मतलब सकारात्मक बात हुई है। बहुत सहमत दिखे हैं मंत्री जी, भी सहमत दिखे। और जो हमारे पेंशन सेक्रेटरी थे, वो भी काफी इस पर एग्री दिखे। हाँ, उन्होंने ये बात जरूर कही है कि देखिए, फाइनल डिसीजन जो भी होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का होता है। कार्मिक मंत्रालय अपनी सजेशंस दे सकता है, हम्म। सारी बात देगा, लेकिन अप्रूवल फाइनेंस मिनिस्ट्री को देना होता है। तो आज जेसीएम की बैठक पेंशन सेक्रेटरी साहब के साथ में है, 4 बजे खत्म हो गई होगी, मेरे ख्याल से बैठक खत्म हो गई होगी। हम्म। उन्होंने ये भी कहा कल हमसे कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन जो हमने दिया, उसको इसमें वो लोग डिस्कस करेंगे आज की बैठक में। तो हो सकता है डिस्कस किया हो। एनजीसीएम की बैठक चल रही है ना सर? बिल्कुल, जेसीएम की तो बैठक चल जो रही दूसरा दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या कुछ, अगला प्रश्न जो सभी लोग जानना चाह रहे हैं उसका जवाब, कुछ आठवें वेतन आयोग को लेकर भी कुछ माल मसाला निकला सर कि नहीं? नहीं नहीं, देखिए, 8वें वेतन आयोग को लेकर के कल हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि हमें हमारी मीटिंग का एजेंडा एकदम फिक्स था। जो हमने 2 पॉइंट लिख करके उनको दिए थे, उनको हमें एक्सप्लेन करना था, बताना था कि कैसे हम्म। और क्यों, मतलब ये तो उसके ठीक। एक्सप्लेनेशन के लिए गए थे। तो हमने 8वें पे कमीशन पे कोई चर्चा नहीं हुई फिलहाल हमारी। ठीक है उस तो आठ। मामले में बात हो चुकी थी। हम्म। माननीय मंत्री ने उस समय जो है हिंट दे दिया था, बल्कि ये कह ही दिया था कि पे कमीशन का लाभ इस बार समय से मिलेगा, कोई डिले नहीं होगा। ठीक है। और लेटेस्ट जानकारी आप आठवें वेतन आयोग को लेकर ये दे रहे हैं कि एनजीसीएम की बैठक चल रही है? जी। जी। तो उसमें से कुछ चर्चा, कुछ विमर्श हुआ कुछ? चार आज आज 4 बजे बैठक शेड्यूल्ड थी। तो हम्म। मेरे ख्याल से बैठक खत्म हो गई होगी, क्योंकि जेसीएम में मैं हूं नहीं। हाँ, कल ये बात जरूर हुई हमसे, चूंकि सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप जेसीएम के पैनल से क्यों नहीं आ रहे हैं, हम्म। आप जब इतनी टेक्निकल चीजों को रख रहे हैं, हम्म। और आप सजेशन भी अच्छा दे रहे हैं कि आप समझा रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम कैन बी रीस्टोर्ड इवन विदाउट स्क्रैपिंग एनपीएस। हम्म। तो हम तो केवल यही बता रहे हैं कि लोगों को ओपीएस चाहिए। आप स्क्रैप करके दो या अमेंडमेंट करके दो, क्या हम्म। फर्क पड़ता है। हमें हम्म। उन्हें ओपीएस से मतलब है। तो उन्हें ओपीएस की गारंटी मिल जाए, और जिनको एनपीएस अच्छी लगती है उनके लिए एनपीएस रह जाएगी, वो अपना एनपीएस में चले जाएंगे, ऑप्शनल हो जाएगा। तो फिर हमने उनसे कहा कि देखिए सर, ऐसा है कि हम जेसीएम में 12 ही लोग हैं, आज स्टैंडिंग कमेटी के जो 12 लोग हैं, वही चाहते हैं बातचीत करने के लिए। तो उसमें चूंकि हम पहुंच नहीं सकते, क्योंकि हम प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, हमारा जब तक कि नॉमिनेशन नहीं हो जाता। हाँ, हम यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉई हैं। तो यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ये फुल फ्लेज। एजीएमयूटी। तो हमने उनको बल्कि सजेशन दिया कि जो जेसीएम है, इसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, और हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां नहीं है, इसलिए हमारी बात सही प्लेटफॉर्म पर नहीं हो पाती है। तो उन्होंने कहा है, मंत्री जी ने भी हमसे कहा कि आप हमें लेटर लिखे इस मामले में, प्रॉपर ऑफिशियल। तो उसके बाद हम इसको कंसिडर कराते हैं। तो होपफुली कि हम इस बार जो हमारे यूनियन टेरिटरीज के एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन भी हम जेसीएम में इस बार कंसिडर करवा लेंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज में मंजीत बाबू एजीएमयूटी कैडर होता है, क्या आप उसी की बात कर रहे हैं? जी, आगमुट का मतलब है कि देखिए, ए फॉर अंडमान है, जी फॉर गोवा है,
एम्फार शायद मिजोरम या मेघालय है, और यूटी का मतलब यूनियन हम्म। टेरिटरी। जी जी। तो जो आईएएस होते हैं सबको अपना कैडर मिलता है, किसी को मान लीजिए बिहार कैडर मिला, किसी को उत्तर प्रदेश कैडर हम्म। मिला, आगमुट कैडर है। ये इन इन स्टेट्स में घूमते हैं, यूटी तो उसमें लगभग लगभग सारे ही हो गए। जी और इसके अलावा ए फॉर ए फॉर ए फॉर असम है शायद जी मेरे जी ख्याल से। जी जी। नहीं नहीं, मैं बस वो जानना असम चाह रहा या था कि चूंकि आप बोले कि मैं यूनियन जी टेरिटरी का एम्प्लॉय हूं, तो इसीलिए मैं। चलिए, जी पेंशन को लेकर और भी बहुत सारी हलचल देखने को मिल रही है मंजीत बाबू। देखिए, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की शुरुआत करने की बात की जा रही है। केंद्र सरकार पेंशन स्कीम को लेकर बहुत जल्द जो है बहुत बड़ी घोषणा कर सकती है। खबरों, इकोनॉमिक टाइम्स की खबरों के मुताबिक हम बता रहे हैं कि मोदी सरकार एक नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने पर काम कर रही है। इस पेंशन स्कीम के साथ उन लोगों को वित्तीय सुरक्षा मिल सकती है, फाइनेंशियल सुरक्षा मिल सकती है, नौकरी नहीं करते हैं और दूसरे कामकाज के जरिए अपनी रोजमर्रा की जीवन काट रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो जी ये मामला क्या है, पेंशन को लेकर बहुत एक्टिव लग रही है विशाल सरकार सब। जी विशाल जी, ये बात मैंने कई प्लेटफॉर्म पर उठाई है हम्म कि भारत के हर उस नागरिक को, हम्म खास करके जो भी इनकम टैक्स देता है, सबका रिटायरमेंट आता है एक दिन, चाहे वो 60 साल की उम्र पे आए चाहे 65 साल की उम्र में आए। हम्म मैं ये कहता हूं, मेरा ये मानना है कि हर उस व्यक्ति ने जिसने इनकम टैक्स दिया है भारत सरकार को, एटलीस्ट 15 साल 20 साल कुछ क्राइटेरिया बनाया जाना चाहिए। हम्म वो कितना ही पैसा कमाता हो, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो अरबपति हो, लेकिन उस व्यक्ति को 60 साल की उम्र के बाद या 65 साल की उम्र के बाद भारत सरकार द्वारा पेंशन जरूर दी जानी चाहिए। ये पहला मेरा स्टेटमेंट होता है। दूसरा, और वो जो पेंशन जिनके लिए जरूरी है, जो वंचित वर्ग है या अशक्त वर्ग है, निशक्त वर्ग है, या जो मतलब ओल्ड एज पीपल्स है, या जो मतलब जो है काम के लिए सुटेबल नहीं है, तो उनके लिए अलग अलग पेंशन चल रही है। विडो है तो विडो पेंशन है, किसान के लिए किसान पेंशन है, अटल पेंशन है, बहुत तरह की योजनाएं हैं। तीसरी बात जो सरकार कह रही है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम या यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम लाएगी, तो ये तो देखिए, ये जो बातें हैं ना, ये इसका मैं कोई तत्व तो नहीं समझता हूँ, क्योंकि एनपीएस जब लाई गई थी, नेशनल पेंशन सिस्टम, हम्म। तो इसके पीछे भी एक यही एजेंडा था कि भारत में एक सीपीएफ पेंशन प्लान है, एक ईपीएस पेंशन प्लान है, एक जीपीएफ पेंशन प्लान है, और एक ऑलरेडी एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम चल रही थी। तो इन सबको सरकार ने कहा हम क्लब करेंगे और भारत में एक जैसी पेंशन व्यवस्था होनी चाहिए, तो सबको धीरे धीरे नेशनल पेंशन सिस्टम में लाया जाएगा, जी। वो एक जैसी पेंशन अभी योजना भी हो तो जाएगी। देखिए ना, प्रधानमंत्री सम्मान धन, एनपीएस देखिए, आपने ठीक कहा, अटल पेंशन योजना देखिए। अटल पेंशन योजना तो उसी के लिए लाया गया, तो जो जी अनस्किल्ड हैं, लेबर क्लास से आते हैं, उनके लिए तमाम तरह की तो चीजें। मैं तो आज भी अपने मनी सेंट्रल प्रोग्राम में डिस्कशन कर रहा था इकोनॉमिस्ट से कि इतने चीजें हैं सर कि लोग तो पहले, आप खुद चीख चीख के सरकार कहती है कि फाइनेंशियल जी लिटरेसी की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है, आप जी एडवर्टीजमेंट से करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। उसके बाद जी मान लीजिए कि रिटायरमेंट के लिए, सेवानिवृत्ति के बाद आपको अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट देना भी है, तो उसके लिए 75 तरह का स्कीम लगाने की क्या जरूरत है भाई। लोग तो खुद समझ ही नहीं पा रहा। एनपीएस में भी देखिए मंजीत बाबू, टीयर जी वन है, टीयर टू, अरे कौन इतना समझता है भाई। यही तो बात है कि सर, लिटरेसी जो इकोनॉमिक लिटरेसी है ना, ये सबसे चैलेंजिंग सेक्टर है। हम्म। यहाँ मतलब जो है सरकार पता नहीं कैसे मानती है कि सरकार कह रही है कि एनपीएस का टीयर 1 आप चाहो तो अपने फंड मैनेजर चेंज कर लो। अरे लोगों को अरे यही भैया, नहीं पता। फंड मैनेजर ही नहीं समझ में आता है कि क्या होता है फंड, क्या होता है मैनेजर। नहीं, जो 80% जो कर्मचारी है वो लेवल 1 टू लेवल 5 के बीच का है, और वो मतलब जो है कम एजुकेशन लेकर के नौकरी में चला जाता है, उसके पास इतना वक्त नहीं रहा कि वो उसने इकोनॉमिक्स में अच्छी एजुकेशन ली हो। नहीं समझ में आता, हम लोगों को 10-10 साल हो गया तब समझ में आई चीजें, पीएफआरडीए कैसे काम करता है। और तो अब सरकार ऐसी योजनाएं ला रही है, ये केवल कागजों पे रहेंगी, इनका धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि जरूरतमंद को पेंशन का, अभी अभी देखिए, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के सरकार आई, उसने उसमें नाम बदल दिया, पेंशन शब्द ही इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बोला पे आउट। व्हाट इज पे आउट? इट मीन्स, पे आउट मीन्स यू हैव वर्क फॉर दिस, हम्म। टेक दिस एंड गेट आउट, दिस इज पे आउट, दिस इज योर पे आउट एंड गेट आउट, ये बात हो गई।
मतलब पेंशन और पे आउट, इसका क्या मतलब है? अब देखिए, ऐसी टर्मिनोलॉजी पता नहीं कहाँ से आ गई है। ये मुझे तो नहीं लग रहा कि किसी यूरोप के कंट्री में भी ऐसा पे आउट जैसा वर्ड होगा। हमने तो कभी सुना नहीं था कि पे आउट मतलब क्या है। लच्छेदार और घुमावदार शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पेंशन, ये खिलवाड़ है ना। ये हमारे सामाजिक आर्थिक जो ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की जो गारंटी थी उसके साथ खिलवाड़ है। और मैं फिर कहूंगा कि चाहे वो फाइनेंस सेक्रेटरी हो, चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चाहे वो कोई भी सेक्रेटरी हो, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भी एक एम्प्लॉय है। कल हमारी जब बात हुई तो मैंने सेक्रेटरी साहब से कहा, आप एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि 25 साल की नौकरी के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट पे जा सकते हैं, और आप कह रहे हो कि लेकिन पेंशन के लिए उसे रुकना पड़ेगा टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। और मान लो आपने इस बीच रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी, 60 से बढ़ा के 65 साल कर दिया, तो 25 साल में वो नौकरी में आया, 50 साल की उम्र में उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। अब वो 10 साल इंतजार करे, 10 साल ना तो वो खाएगा ना पिएगा ना उसे मेडिकल की जरूरत, वो बस हवा खा के जिंदा रहेगा, पानी पी के जिंदा रहेगा, ना वो बीमार होगा। और शायद आपने ऐसी कोई गारंटी भी ले ली कि वो 10 साल जिंदा ही रहेगा। वो ट्रेन से गिर जाएगा तब भी नहीं मरेगा, आग में जला दोगे तब भी नहीं मरेगा। ये क्या तरीका है? इस पर तो हम लोग कोर्ट केस करेंगे, अगर इसको आपने ठीक नहीं किया तो जाहिर सी बात है एम्प्लाई आपको चैलेंज करेंगे कोर्ट में। तो कल जो बातचीत हुई उससे ये लगा कि कम से कम ये वाला मुद्दा तो अभी सॉर्ट आउट हो जाएगा। हम्म। हम्म। हमने कहा कि आप बताओ कितना इलॉजिकल है। हम्म। 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 हद हो गई, मतलब जो है कि आप कैसे साबित करोगे कि हम्म। क्या करके बता दोगे कि मतलब 50 साल की उम्र पे वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के जा रहा है। आप कह रहे हो कि पेंशन शुरू होगी 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, और दोगे तो उसी डेट से दोगे आप, 15 साल पहले जो उसका बेसिक था। हम्म। अगर आप ये कहते कि ठीक है 10 साल के इंतजार के बाद देंगे, तो 10 साल में जितने गुना उसकी सैलरी हो जाती, फिर उसके हिसाब से देना पड़ेगा। फिर 10 साल के बाद आपको एडिशनल पेमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि 15 साल पुरानी पेंशन कैसे रेलिवेंट हो सकती है, आप बताओ। फिर एक बात आई कि भाई यूपीएस को ज्यादा से ज्यादा, हमने कहा सर क्यों ऑप्ट करेंगे, आप बताइए। हिंदुस्तान में आप मुझे एक भी कैलकुलेटर दे दीजिए हम्म। जो ये बता दे कि 20 साल के बाद आपको एनपीएस सूट करेगा या यूपीएस सूट करेगा। कौन बताएगा? कौन लेगा इसकी गारंटी? ये मतलब पूरी तरीके से, मतलब मैं क्या कहूं, मतलब ये तो एकदम सड़ी गली बात हो गई कि अभी मैं 25 साल का हूं और 35 साल का प्रेडिक्शन करूं कि यूपीएस ठीक रहेगा कि एनपीएस। अरे आपको एनपीएस में भी बदलाव करने पड़ेंगे और आपको यूपीएस में भी बदलाव करने पड़ेंगे। इसको मैं आपने एक एनपीएस। चीज से जोड़ना चाहूंगा मंजीत बाबू, अभी तुरंत मेरे माइंड में क्लिक हुआ। संविधान जो लागू हुआ उसमें कितने सारे अमेंडमेंट्स हुए। बनाया तो गया था उस समय भी, तमाम विदेशों से लाकर बनाया गया। जो उसके फाउंडर थे वो उन्होंने बहुत मेहनत करी, लेकिन उसके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ कि नहीं हुआ। बात है, 124 से ज्यादा संशोधन हो गए हैं। हम्म। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है विशाल जी, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसको समय के साथ बदलाव की जरूरत ना पड़े। वो चाहे पेंशन सिस्टम हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, चाहे संविधान हो, चाहे आईपीसी हो, कुछ भी हो, बदलाव तो करने पड़ेंगे। तो ये कहना कि देखिए सरकार एनपीएस लेके आई थी, हम स्वागत करते हैं, लेकिन एनपीएस में एक व्यवस्था केवल इतनी होनी चाहिए थी कि कर्मचारी को ऑप्शन दे दो। अगर आप इतनी लक्रेटिव योजना लेकर के आए हैं, इतनी बेनिफिशियल योजना लेकर के आए हैं, अगर वो अच्छी होगी तो लोग स्वीकार करेंगे, अच्छी नहीं होगी तो नहीं जाएंगे उसमें। आप एनपीएस दे देते, आप कर्मचारी से ऑप्शन ले लेते, आप पुरानी पेंशन स्कीम लेना चाहते हैं या एनपीएस लेना चाहते हैं। अगर वो ओपीएस में जाना चाहता है, एनपीएस अपने आप खत्म हो जाएगी। आप थोप नहीं सकते ना, एग्जिस्टिंग पॉलिसी को इस तरीके से खत्म नहीं कर सकते कि मतलब उसमें जितनी भी सोशल इनकम सिक्योरिटी की जो फैसिलिटीज है, जो जो वेलफेयर स्टेट की जो फैसिलिटीज है, उनको एकदम से आप खत्म कर दो। आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि जो आदमी 50 साल की उम्र में जिसको आप रेगुलर कर रहे हो, ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस जिसको कहते हैं, उनको आप 15-15 साल, 20-20 साल आपने नौकरी करवाई डेली बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, मात्र 10 से 15 हजार रुपए पे। 10 से 15, फिर आपने जब वो रिटायरमेंट के करीब आ गए तब उनको रेगुलर कर लिया। रेगुलर करके आपने उनका एनपीएस काटना शुरू किया। वो रिटायर हो गया, उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए भी नहीं है। अब आप कह रहे हो कि कॉर्पस से पेंशन बनेगी, 20 लाख रुपए में से वो क्या करेगा, आप 12 लाख उसको कैश इन हैंड दे दोगे, और जो बचा 8 लाख, 8 लाख पे 5 हजार रुपए की पेंशन, अच्छा सॉरी 4 हजार रुपए की पेंशन बनेगी 8 लाख पे।
अब वो 4,000 पेंशन से कैसे गुजारा करेगा? अब आप कह रहे हो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट कर ले। अब देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को वो अगर ऑप्ट करेगा तो उसकी पेंशन 4,000 से बढ़ के 14,000 हो जाएगी, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जो उसको 12 लाख रुपए मिला था उसमें से उसको 10 लाख रुपए वापस देने पड़ेंगे। अब वो कहाँ से दे? वो पहले से ही छोटा कर्मचारी है, उसकी अर्निंग्स नहीं थी, पहले ही से वो गरीबी की हालत में जी रहा है। अब वो पैसा खर्च कर डाला उसने, रिटायरमेंट पे मिला, अब वो वापस कहाँ से करे विशाल जी? कर हमने ये बात भी रखी। हमने कहा कम से कम जो रिटायर हो गए उनसे तो पैसा मत मांगिए वापस। ये तो पूरी तरीके से अपसाइड है ये तो। इसका कोई मतलब थोड़ी है, इलॉजिकल है पूरी तरीके से। चलिए। अभी देखिए, जो कार्मिक मंत्रालय है उसकी अपनी लिमिटेशंस है। हम्म। उन्होंने ही हमसे उन्होंने भी तो कल, कह ही दिया ना भाई कि हम सुझाव लेकर भेज देंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री को। जी जी, अब ये उनका आज, लुकआउट है कि वो क्या करें। चलिए सर, फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही है तो उस मंत्रालय को भी डिकोड कर लेते हैं। उसके भी देखिए, 8वें वेतन आयोग को लेकर खबरें आ रही हैं सर कि उस पर कुछ असर दिख सकता है। कारण ये है कि केंद्र सरकार का जो खर्च है, कहा जा रहा है कि सैलरी से अधिक पेंशन पर बढ़ गया है। तो चिंता अब जी ये सता रही है कि जितने भी थिंक टैंक हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, टेक्नोक्रेट हैं, जो सरकार को बुद्धि देते हैं कि हाँ ऐसे करिए ना करिए, तो उनको एक डाटा देंगे कि हाँ भाई ये। अब चूंकि मैं डेटा जो है आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। अब बजट के दस्तावेजों से सर, वो हम्म, है बजट एट ग्लांस, उसको देखकर हम लोगों ने पता लगाया कि 2023-24 से पेंशन पर जो खर्च है वेतन से अधिक हो गया है। और कहा जी यह भी जा रहा है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25, माफ कीजिएगा 25-26 के केंद्रीय हम्म, बजट में वेतन पर 1.66 लाख करोड़ और पेंशन हम्म, पर 2.77 लाख करोड़ खर्च होने का अनुमान है। हम्म, सवाल ये हम्म, उठ रहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन को तो मंजूरी दे दिया गया है, लेकिन क्या उसमें उस माफिक बढ़ोतरी होगी या नहीं, क्या उसको भी देखा जाएगा इस चश्मे से कि भाई खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, लाइबिलिटी हम्म, भी बढ़ रही है। हम्म। तो विशाल जी, ये जब सरकार को ऐसा डेटा दिखाना होता है, ये मैनिपुलेशन है। मैं बताऊं कैसे मैनिपुलेशन है? जबकि बजट बजट कितना, का आंकड़ा है सर, ये किसी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स का आंकड़ा नहीं है, बजट का आंकड़ा है। मैं बताऊं कैसे मैनिपुलेशन है। हम्म। परसेप्शन किस तरह से क्रिएट किया, मैं परसेप्शन का मैनिपुलेशन बताना चाहता हूँ। ठीक है। देखिए, भारत का टोटल बजट एक साल का 60 लाख करोड़ से ऊपर का है, तकरीबन तकरीबन हम्म। 60 लाख करोड़ का है। हम्म। ठीक कह रहा हूं मैं? हम्म। 60 लाख करोड़ का। हम्म। अब सैलरीज पे, वेतन और भत्तों पे जो खर्च है उनका 1.66 लाख करोड़ का है। हम्म। अब परसेंटेज में देखिए जरा, समझिएगा इसको। हम्म। 5% भी नहीं है, घट गया। 5% अगर आप निकालेंगे तो 3 लाख करोड़ आएगा, और ये है 1.5 लाख करोड़ के आसपास। मतलब 2.5% या 2.6% के आसपास है। पहले भारत सरकार के बजट पर वेतन और भत्तों का जो खर्च था वो तकरीबन तकरीबन 5% के आसपास था। राजस्थान का जो बजट था वो 7% से ज्यादा था। नहीं तो इस रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि कई लोगों की सरकारी नौकरियां भी नहीं है, या बहुत जो लोग रिटायर हो गए हैं, तो इस वजह से भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि काम एग्जैक्टली, करने मैं वाले कर्मचारी ही नहीं है। अब यूपीएससी का भी आप देखिए पोस्ट। कहना चाह रहा हूं, है नहीं। सरकार ने आउटसोर्स कर दिया, तमाम डिपार्टमेंट्स में नौकरियों की कटौती कर दी, नौकरियां दे ही नहीं रहे हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल 20,000 25,000 पे काम करो। तो वो खर्चा कम हो गया। अब बात कर रहे हैं कि 2.66 लाख करोड़ का पेंशनर्स के ऊपर खर्चा आ रहा है। तो भैया पेंशन क्या करना चाहती है सरकार? कि वेतन बंद कर दो देना, पेंशन देना बंद कर दो और सबको मार डालो? ये तो नहीं हो सकता। ये 2.66 लाख करोड़ का जो डेटा, अब आप देखिए, ये कभी नहीं सरकार कहती कि एम्प्लॉयज के डिडक्शन से हर महीने 12,000 करोड़ रुपए सरकार के पास जाते हैं। कितना हो गया? 12 बरहम 144 लाख, 144,000 करोड़, यानी 1.44 लाख करोड़। तो जितना सरकार का बजट में वेतन और भत्तों पे सरकार खर्च कर रही है, 1.44 लाख, वो सॉरी, 1.44, 144, 12,000 था ना, 144,000, 1,44,000 करोड़, 1.44 हम्म। लाख करोड़ रुपीज। तो इतना तो हम दे रहे हैं ना। तो आगे जो खर्चे पेंशन पे जो जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ विशाल जी कि हम्म। वर्ष 2033 से समझिएगा कि तब तक ओपीएस वाले रिटायरीज की संख्या बहुत कम हो जाएगी। और जब एनपीएस वाले लोग रिटायर होना शुरू होंगे तो उस समय सरकार के ऊपर पेंशन देने के नाम पर कोई खर्चा नहीं होगा, क्योंकि वो मार्केट से मैनेज हो रहा होगा।
आज की डेट में जो 15 लाख करोड़ है, वो 10 साल में कम से कम भी होगा तो 40 लाख करोड़ हो जाएगा, 10 साल में। तो मतलब ये तो डेटा बढ़ नहीं रहा है, ये दोनों ही डेटा घट रहे हैं। पेंशनर्स में भी आज के टाइम पे सोचिए कि 2.5 लाख करोड़ रुपए की क्या वैल्यू है। एक साल में आप पेंशन भत्तों पे सब दे देते हैं, तब 2.5 लाख करोड़ होता है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था है, ये पैसा कोई मैं इस मैंने आंकड़े नहीं। में एक और आंकड़े जोड़ देता हूँ मंजीत बाबू, जीएसटी का कलेक्शन हर महीने 1.87 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन होता है। बताइए, अब कहाँ खर्च कर रही है सरकार, बताइए जरा। हम्म। नहीं, एक तरफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को आप कह रहे हैं क्योंकि कि सरकार की मंशा पर भी आप सवाल उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हम देखिए अब यूनिवर्सल पेंशन स्कीम ला रहे हैं, श्रम मानधन जो है उसको मर्ज करना चाहेंगे, अटल पेंशन योजना जैसे तमाम जो स्कीम्स है उसको बंद करके एक ही कुछ लाया जाएगा। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, वन नेशन वन टैक्स हो गया, उसी तरह वन नेशन वन पेंशन वाली भी बात हुई, तो अच्छी बात है फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों सेक्टर के लिए कि अगर कुछ लाभदायक चीज हो तो उसकी हम स्वागत करते हैं, स्वागत योग्य कदम है। तो मनीष मंजीत तो बाबू, आप कोई वॉल्यूबल पॉइंट्स जो है आप कुछ ऐड करना चाहें, उसके बाद हम लोग सम अप करें, वाइंड अप करें। एक बात यहाँ पे कहूंगा कि जिस पॉलिसी को 21 साल में दुरुस्त नहीं कर पाई सरकार, 21 साल में, भगवान राम का वनवास केवल 14 साल का था, कृष्ण जी का वनवास उससे भी कम था, बुद्ध का वनवास भी छोटा था, सारे वनवास का भगवान राम का वनवास छोटा कर दिया नहीं। 21 साल में जिस पॉलिसी को ठीक नहीं कर पाए, अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट, अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट, अब उसको बंद कर देना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, उसको उठा करके डिब्बे में डाल देना चाहिए, और पुरानी जो बेहतर स्कीम थी उसको चालू कर देना चाहिए। क्योंकि नहीं तो फिर क्या है ना, कि इसी में दिमाग लगाते रहेंगे और बाकी चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। जी। सोशल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, गारंटीड होनी चाहिए, एश्योर्ड होनी ये देखिए चाहिए। ना मंजीत बाबू, धीरे धीरे जो बेहतर लाइफस्टाइल हो गया हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो रेट है वो बढ़ गई हो, अब मेडिकल फैसिलिटीज पहले से बेहतर अब हो चुकी है, तो स्वाभाविक है कि अब लोग जो है 60 70 80 साल तक जी रहे हैं, और वो आंकड़ों में भी दिखता है, वो बढ़ा भी है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड की भी हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि 65% जो पॉपुलेशन है वो 35 साल से कम वर्ष की है, वो भी अब धीरे धीरे वो एजिंग पॉपुलेशन की ओर जा रही है धीरे तो धीरे। 70 साल तक काम करवाइए ना, दिक्कत क्या है। जब अगर हम 70 ईयर्स की एज तक वर्क करने के लिए अगर कैपेबल हैं, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेदर यू आर रिटायरिंग द एम्प्लॉयज एट द एज ऑफ द 60 years। एंगेज्ड इन मेडिकल प्रोफेशनल्स, एंगेज्ड इन हायर एजुकेशन, आप वहां 65 साल तक देते हो, आप जजों को 65 साल तक करवाते हो। तो अगर वर्क इफिशियंट है तो उनको रिटायर करने की क्या जरूरत है, नौकरी तो आप वैसे ही कम दे रहे हो। आप कहना चाह रहे हैं कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्स का। भाई अगर आप पे के ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ रहा है तो आप 65 साल तक काम करा लो। अगर वो फिजिकली दिक्कत कर रहे हैं, अगर को मेंटली दिक्कत कर रहे हैं, तब हम्म। आप उन्हें हटाओ। बाहर बहुत सारे मुल्कों में आप देखिए, पूरे यूरोप में देखिए, 70 70 साल तक लोग काम करते हैं। फ्रांस में तो मतलब जो है उन्होंने उसको बढ़ा रहे थे, वहां 60 साल की बजाय 65 साल की उम्र पे रिटायरमेंट करे, तो लोगों ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वो बोल वहाँ रहे हैं की कि नहीं, वहाँ हमें का हमें जल्दी। समीकरण भी कुछ अलग है मंजीत बाबू, खैर उसको विराम देते हैं चर्चा को। तो चलिए, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मनी नाइन को अपना कीमती समय दिया, और 8वें वेतन आयोग हो, ओल्ड पेंशन स्कीम हो, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम हो, तमाम मुद्दों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसी तरह देश दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए मनी नाइन। थैंक यू सो मच मंजीत सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।